हेलो फ्रेंड्स। रेडियो एक्टिविटी मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऐसा कौन करता है? एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो अपनी एक्सेस एनर्जी रिलीज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेशियो से डिटरमिन किया जा सकता है। अभी तक डिस्कवर किए गए 118 एलिमेंट्स में से 37 आर रेडियो एक्टिव। इनके अलावा देयर आर मोर देन 1000 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। नाउ ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, चलिए उस पर फोकस करते हैं। बेसिकली एक न्यूक्लियस अपनी एनर्जी लूज करने के लिए कुछ चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करता है। लेट अस सी देम वन बाय वन। पहला अल्फा डीके। इसमें एक हैवी एलिमेंट हीलियम न्यूक्लियस एमिट करके एक रिलेटिवली मोर स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट बीटा डीके। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन एमिट करे तो उसे बीटा माइनस डीके, और बिल्कुल इसका उल्टा जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर एक पॉजिट्रॉन रिलीज करे तो उसे बीटा प्लस डीके कहते हैं। फाइनली गामा डीके। यहाँ एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस फोटॉन्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रेडिएशन एमिट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, एंड दिस डजंट चेंज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। केमिकली स्पीकिंग ये सभी लाइट और साउंड एनर्जी रिलीज करने वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सब एटॉमिक लेवल पर होने वाले इन रिएक्शन से इतनी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज कैसे पॉसिबल है? हम जानते हैं इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जिनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा होता है। You know, there is an even stronger nuclear force to overcome this repulsion. और इसलिए किसी भी न्यूक्लियर ब्रेकडाउन के साथ भयंकर मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन इज वेरी डेंजरस, जो हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस रेडियो एक्टिविटी की पायनियर मैडम क्यूरी अपने रिसर्च के दौरान इस आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सेसिव एक्सपोजर के कारण लॉस्ट हर लाइफ। नाउ हियर इज अनदर प्रॉब्लम। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने वाला है, इसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम सिर्फ उस टाइम पीरियड को एस्टिमेट कर सकते हैं जिसमें सैंपल के आधे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं। We call it half life of the radioactive sample. अभी तक हमने बात की नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके की। मैन-मेड रेडियो एक्टिविटी में हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करके वी कैन स्टिमुलेट न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, जिसकी मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट में टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। एक्चुअली दीज आर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, और अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो इट विल बिकम अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान में गिरा दिया था। जैसे किसी लार्ज साइज न्यूक्लियस को दो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक किया जा सकता है, बिल्कुल इसका उल्टा टू स्मॉल साइज न्यूक्लियाई कैन बी फ्यूज टुगेदर एट हाई टेम्परेचर। इसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। दिस इज द इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर सन एंड द अदर स्टार्स। दुनिया के सबसे खतरनाक चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में आपको पहले से ही पता है। Therefore, this nuclear power needs to be dealt with utmost care. इसकी कैपेसिटी के साथ हजारों सालों तक हमारे पावर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए जा सकते हैं। इंडिया के पास ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व का सिर्फ 1 से 2% ही अवेलेबल है। इसलिए हम अपने अबंडेंट थोरियम रिजर्व की मदद से न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए एक 3 स्टेज प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिससे अगले 400 सालों तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने का एस्टिमेट किया गया है। वे टू गो न्यूक्लियर पावर। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अगले हफ्ते। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।